गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिव करंट, एसी या प्रत्यावर्ती धारा। कल अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी, एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है। ठीक है, आज अपन जो क्लास है, जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एसी और डीसी करंट में जो डिफरेंस है वो सारे के सारे अपन पहले डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में इसका जो बेसिक है चैप्टर का, वो बेसिक है वो। ठीक है, उस डिफरेंस से क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें एसी और डीसी जो करंट है उनमें हमें जो फर्क है, जो अंतर है, वो समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आप टेबल बनाइए, हेडिंग लगाइए, कंपैरिजन बिटवीन एसी एंड डीसी, प्रत्यावर्ती धारा व निष्ठ धारा की तुलना। ठीक है, हेडिंग लगाइए, प्रत्यावर्ती व निष्ठ धारा की तुलना आपस में। तो एक साइड आप लगाइए एसी और दूसरी साइड आप लगाइए डीसी। ठीक है, यही चलेगा आज अपना पूरी क्लास में। एसी क्या होती है, देखो एसी सबको पता है, एसी करंट का जो ग्राफ होता है किस तरह का होता है, जो साइन थीटा का ग्राफ होता है, साइनसोइडल वेव, इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम है, ये प्लस में, ये जीरो और ये माइनस, ये आपकी आई होती है और ये टाइम के साथ ये टाइम होता है। और जो डीसी करंट है उसका ग्राफ होता है इस तरह का, जीरो है, ये प्लस है, ये आई है और ये टी है। तो एसी करंट क्या होती है, वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है तथा दोनों दिशाओं में होता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और निष्ठ करंट क्या होती है, वह धारा जिसका मान समय के साथ नियत रहता है और एक ही डायरेक्शन में होता है, वह निष्ठ धारा कहलाती है। देखो मैं लिख देता हूं, इसकी डेफिनेशन लिखिए आप। द डायरेक्शन ऑफ करंट is frequently changed with respect to time, with respect to time, and it's possible both direction. The direction of current do not change with respect to time, and it's possible सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, वन डायरेक्शन। ठीक है, आ गया होगा समझ में कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह दोनों दिशाओं में होती है और इसका मान समय के साथ चेंज होता रहता है। और जो निष्ठ धारा होती है वो एक ही दिशा में होती है और समय के साथ चेंज नहीं होती है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रीक्वेंटली चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इज पॉसिबल बोथ डायरेक्शन। ठीक है, अब हिंदी वाले लिखो कि वह धारा, इसमें लिखो, पहले एसी में लिखना है, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ आवर्तित रूप से परिवर्तित होती है तथा दोनों दिशाओं में संभव होती है। ठीक है, बात इसमें लिखनी है, एसी में लिखनी है, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ आवर्तित रूप से परिवर्तित होती है तथा दोनों दिशाओं में होती है। अब आपको डीसी में लिखना है कि वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ
चेंज नहीं होती है तथा एक ही दिशा में होती है, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ चेंज नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है तथा एक ही दिशा में होती है। ठीक है, ये आपकी पहली बात हो गई, मैं इसको मिटा रहा हूं अब। ठीक है, 2 पॉइंट अपन लिख चुके हैं, ऐसे 10-12 पॉइंट है। तो एसी और डीसी में जो फर्क है वो आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। क्या एसी क्या होती है, डीसी क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, कहाँ से हमें मिलती है, एसी कहाँ से मिलती है, डीसी कहाँ से मिलती है। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू 0। एसी की जो आवृत्ति है उसका मान 0 नहीं होता है, लेकिन जो डीसी है उसका मान 0 होता है। ओमेगा बराबर भी 0 होता है, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। तो ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो एसी करंट है, ठीक है, एसी करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी का मान 0 नहीं होता है, लेकिन जो डीसी करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है। क्योंकि देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, समय के साथ चेंज होती है। जो एक चक्कर में लगाए गए कंपनों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, एक फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइम के साथ जो करंट है टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, तो फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर जो एसी करंट होती है वो टाइम के साथ चेंज होती है, इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान संभव होता है। अब कितना होता है ये पता है सबको। देखो अपन बात करते हैं एक्ट की, पहले बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज, और जो वोल्टेज होता है वो होता है 220 वोल्टेज। ठीक है, पढ़ रखा है सबने। अब देखते हैं अपन यूएसए, अमेरिका में। अमेरिका में जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो होती है 60 हर्ट्ज, और जो वोल्टेज होता है वो होता है 110 वोल्टेज। ठीक है, तो ये चीज आपको एक चीज यहाँ से ये देखने को मिल रही होगी कि सर जो अपने वोल्टेज है वो ज्यादा आती है, लेकिन अमेरिका में वोल्टेज कम आती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेरिका जो है वो अपने सब चीज में संपन्न है, पैसे में वो सब चीज में संपन्न हमसे अमेरिका माना जाता है, फिर भी वहां पर जो करंट आ रही है वो कम वोल्टेज की क्यों आती है? देखो इसके पीछे क्या रीजन होता है, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, आप नोट कर लेना साइड में। रीजन क्या होता है कि जो 220 वोल्ट है वो डेंजर ज्यादा होती है, डेंजर ज्यादा होती है, लेकिन जो बनाने में जो खर्चा आता है, जो शक्ति हानि होती है सभी प्रकार की, वो पावर लॉस है वो क्या होता है, कम होता है। तो 2 पॉइंट नोट करना आप। जो ज्यादा वोल्टेज की जो बिजली है उसको वो खतरनाक ज्यादा होती है। जैसे अपन देखते हैं 33,000 वोल्ट की जो लाइन जाती है कितनी डेंजर होती है, वो दूर से कैच कर लेती है। ठीक है, इस प्रकार जो ज्यादा वोल्टेज की जो लाइन होती है वो खतरनाक ज्यादा होती है, लेकिन उसको बनाने में खर्चा कम आता है। दूसरा अपन देखते हैं जो 110 वोल्ट की अमेरिका में आती है, उसका क्या रीजन है? जो कम वोल्ट की बिजली होगी वो डेंजर क्या होगी, कम होगी, लेकिन कम वोल्ट की बिजली को बनाने में जो खर्चा है वो क्या होता है, ज्यादा आता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको चीज समझ में आ रही होगी कि अमेरिका में कम वोल्ट की बिजली क्यों काम में लेते हैं और भारत में कम वोल्ट की बिजली क्यों काम में लेते हैं। क्योंकि भारत में क्या है, भारत में आदमियों की भरमार है। ठीक है, आदमी खूब है मारने के लिए, लेकिन बनाने के लिए भारत के पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका के पास पैसे बहुत है, वो कितना भी खर्च कर सकता है किसी भी चीज के लिए, लेकिन वहां पर जनसंख्या जो कम है, जो आदमी है मारने के लिए वो कम है। ठीक है, भारत के जो लोग हैं वो खतरों के खिलाड़ी होते हैं, इसलिए अपन जो है वो ज्यादा वोल्टेज की बिजली काम में लेते हैं। ठीक है, आगे चीज समझ में कि भारत में 220 वोल्ट की क्यों आती है, अमेरिका में 110 वोल्ट की क्यों आती है। 2 रीजन है इसके, सबसे बेस्ट रीजन यही है कि जितनी ज्यादा वोल्ट की बिजली होती है, लाइट होती है, वो उतनी ही क्या होती है, डेंजर होती है। लेकिन जितनी ज्यादा वोल्टेज की लाइट होगी उसको अपन ट्रांसफर ज्यादा कर सकते हैं। ठीक, जो जैसे वोल्टेज है, अगर मान लिया हमें 220 वोल्ट की जो घरों में जो लाइट आ रही है उसको अपन ज्यादा दूर तक नहीं भेज सकते, और ज्यादा दूर तक भेजने में खर्चा भी ज्यादा आता है। ठीक है, तो अपन जो ज्यादा दूर तक जो संतुलित करते हैं उसके लिए अपन उसका वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, और जितना अपन वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही उसको बनाने में खर्चा क्या आता है, कम आता है।
इसलिए हम जो ज़्यादा दूर तक जो 33,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट की जो लाइन होती है उनको बनाने में खर्चा कम आता है और उनको अधिक दूरी तक अपन संचित कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से एक चीज और बताता हूँ मैं कि जो आवृत्ति है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज होती है। इस 50 हर्ट्ज आवृत्ति का मतलब क्या होता है, इस तरह से है, मान लीजिए ये एक साइकिल है, एक बार तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफ होता है, यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो एक बार तो मैक्सिमम, 2 बार मैक्सिमम होती है वैल्यू और 2 बार क्या होती है, मिनिमम होती है एक साइकिल के अंदर। ठीक है, एक साइकिल के अंदर वैल्यू जो है वो 2 बार मैक्सिमम होती है और 2 बार मिनिमम होती है। तो जो भारत में जो लाइट आती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो इसका मतलब जो बल्ब होते हैं अपने घरों में, बल्ब ट्यूबलाइट जो भी है, वो एक सेकंड के अंदर 100 बार तो ऑन होता है और 100 बार क्या होता है, ऑफ होता है। ठीक है, इस आवृत्ति का मतलब यही है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति का मतलब ये है कि जो आपके घरों में जो लाइट आती है वो 100 बार तो ऑन होती है और 100 बार क्या होती है, ऑफ होती है। लेकिन उसका जो टाइम अंतराल है इतना कम होता है कि उसको अपन देख नहीं पाते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। लेकिन इन सारी चीजों को आप नोट कर सकते हो, वैसे साइड में टेबल में भी कर सकते हो, खूब जगह बचेगी इसमें। अब देखो क्या होता है, अपन क्यों नहीं देख पाते, जो टाइम डिफरेंस होता है बिटवीन टू नोड्स और एंटी नोड्स, दो स्पंदों के मध्य अंतराल, दो स्पंदों के मध्य जो अंतराल होता है वो होता है 1/10 सेकंड। अगर 1 सेकंड के 10वें भाग में कोई दो स्पंद है, इस तरह से है, मान लीजिए एक बार मैक्सिमम हो रही है, एक बार मिनिमम हो रही है, ये जानते हैं नोड, ये नोड पॉइंट होता है, ये एंटी नोड होता है, प्रतिस्पंद होता है, एक विस्पंद होता है। ठीक है, वो चीज तो आपको बात की बात है, ये नोड होता है, ये एंटी नोड होता है। तो दो विस्पंदों के मध्य जो अंतराल है अगर वो 1/10 सेकंड है तो हम उसको विभेद नहीं कर सकते, हम उसको नहीं कर सकते, वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। ठीक है, अगर दो स्पंदों के मध्य जो अंतराल है 1/10 सेकंड का है तो अपन उसको विभेद नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये पता नहीं लग पाता है कि ये कब ऑन हो रही है, चाहे कितनी आग लगा के देख लेना कि कितनी आग लगा के देख लेना, आपको नहीं बता सकते ये अब ऑन हो रही है, अब ऑफ हो रही है, जबकि उसकी जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। जो बल्ब है वो हमेशा एक सेकंड के अंदर 100 बार ऑन होता है और 100 बार ऑफ होता है। लेकिन जो अपने दो स्पंदों का जो मध्य अंतराल है वो 1/10 सेकंड से ज्यादा होता है, इसलिए अपन उसको विभेद नहीं कर सकते उसमें। इसके अलावा जो सिनेमा होते हैं, ठीक है, सिनेमा हम सबने देखी होगी मूवी, सिनेमा का जो अंतराल होता है जो पर्दे का वो होता है 1/17 सेकंड। ठीक है, बेसिक नॉलेज है, इनको हम नोट करना साइड में। सिनेमा का कितना होता है, 1/17 सेकंड। देखो जब हम देख रहे होते हैं, पर्दे पे देख रहे होते हैं या टीवी पे देख रहे होते हैं, तो हमें जैसे मान लीजिए कोई एक सीन चल रहा है तो तुरंत ही जब दूसरा सीन चेंज होता है तो हमें ये पता थोड़ी लगता है, जबकि वो सीन जो है अलग अलग जगह फिल्माए गए होते हैं, उनको ऐड भी करना होता है, लेकिन अपन उनको विभेद नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका जो अंतराल होता है सिनेमा का कितना होता है, 1/17 सेकंड होता है। जबकि अगर 1/10 सेकंड के अंदर भी कोई अपनी चीज आती है तो उसमें अपन विभेद नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर तो कितना है, 1/17 है। इसलिए सिनेमा का जो होता है उसमें अपन तो कब पर्दा चेंज होता है इसके बारे में अपन विभेद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि जो अंतराल है वो क्या है, ज्यादा है। इस अंतराल से कम में कोई चीज आती है तो उसको अपन पता लगा सकते हैं, अदरवाइज अपन दो स्पंदों का जो अंतराल है उसको अपन विभेद नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीज है फ्रीक्वेंसी के बारे में।
एक लाइन और लिखनी है, तो मैं इसमें बता चुका हूं मैं, पावर लॉस इज हाई और लो वोल्टेज बट लो वोल्टेज इज डेंजर, लो वोल्टेज लो डेंजर। यानी कि लो वोल्टेज पर शक्ति हानि ज्यादा होती है पर लो वोल्टेज कम खतरनाक होती है। ठीक है, अंतर खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि लो वोल्टेज भारत में तो अमेरिका में लो वोल्टेज क्यों होती है, भारत में ज्यादा वोल्टेज की बिजली क्यों लाई जाती है, क्योंकि पावर लॉस क्या होता है, लो वोल्टेज में ज्यादा होता है, लेकिन डेंजर क्या होती है, कम होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट जो है थर्ड में चल रहा था, सब कुछ आपको थर्ड में लिखना है। फोर्थ पॉइंट है एवरेज वैल्यू की, आई एवरेज, ऐसे नहीं, औसत मान, एवरेज वैल्यू इज 0। ठीक है, औसत मान शून्य होता है और एवरेज वैल्यू इज नॉट इक्वल टू, एवरेज वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, जो एसी है, प्रत्यावर्ती धारा है, उसका औसत मान क्या होता है, 0। अपन निकाल सकते हैं, आधा प्लस में है आधा माइनस में है, तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन इसका जो औसत वैल्यू है वो 0 नहीं होती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इट इज चेंज्ड हाई टू लो एंड लो टू हाई with the help of transformer, with the help of transformer. Transformer is not useful, transformer is not useful। जो एसी करंट जो होती है उसको ट्रांसफार्मर की सहायता से कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो डीसी करंट होती है उसके लिए ट्रांसफार्मर यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जब अपन ट्रांसफार्मर के जो चैप्टर है उसमें ट्रांसफार्मर के बारे में अपन लास्ट में ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, जो अपसाइड ट्रांसफार्मर होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, वो सब चीजें पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, इसमें लिख सकते हो हिंदी वाले, इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से कम या ज्यादा किया जा सकता है, इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से कम या ज्यादा किया जा सकता है। जबकि इसमें लिखना है कि ट्रांसफार्मर इसके लिए उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, इट इज कंट्रोल्ड बाय चौक कॉइल, इसे चौक कुंडली द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं
और इसमें है चॉक कुंडली इज नॉट यूजफुल, चॉक कोयल इज नॉट यूजफुल। ठीक है, सिक्स में क्या लिखना है, एसी में इसे चॉक कुंडली द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। डीसी में लिखना है इस चॉक कुंडली इसके लिए यूजफुल नहीं होती है। तो जो डीसी करंट होती है उसके लिए ना ही तो ट्रांसफार्मर यूजफुल होता है और ना ही उसके लिए चॉक कुंडली यूजफुल होती है, जबकि जो एसी करंट है उसके लिए चॉक कुंडली भी काम आती है और ट्रांसफार्मर भी काम आता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर उसको लो टू हाई वोल्टेज या हाई टू लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और चॉक कुंडली भी उसके काम आती है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, इट्स ट्रांसफर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, इसे अधिक दूरी तक संतरित किया जा सकता है। इसे अधिक दूरी तक संतरित किया जा सकता है। अधिकतर दूरी तक संतरित करने के लिए क्या करेंगे अपन, उसके वोल्टेज है वो वोल्टेज बढ़ाते हैं। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने से पावर लॉस है वो भी क्या होता है, कम होता है, और वोल्टेज बढ़ाने से अपन जो वो ट्रांसफर है उसको अपन कर सकते हैं। इसलिए अपन जो बड़ी बड़ी जो लाइन होती हैं तो 33,000 वोल्ट या 11,000 वोल्ट की होती है। और इसमें लिखो 7वें में, इट इज नॉट ट्रांसफर्ड लॉन्ग डिस्टेंस, इसे अधिक दूरी तक संतरित नहीं किया जा सकता। आगे चीज समझ में, कि जो 7वां पॉइंट क्या है अपना, कि जो एसी करंट है उसको बहुत अधिक दूरी तक संतरित कर सकते हैं, जबकि डीसी करंट को बहुत अधिक दूरी तक संतरित नहीं कर सकते। और ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो अधिक दूरी संतरित करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, उसके जो वोल्टेज हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, बिकॉज पावर लॉस, इसमें लिखना है 7 पॉइंट में, पावर लॉस इज लो इन फॉर्म ऑफ हाई वोल्टेज एंड लो करंट। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसके आधार लिख दो आप, अगर ठीक है नहीं तो, लो करंट, बिकॉज पावर लॉस इज लो इन फॉर्म ऑफ हाई वोल्टेज एंड लो करंट। जब उसका हाई वोल्टेज के रूप में भेजेंगे तो जो शक्ति हानि है वो कम होती है। ठीक है, 7 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 8वां नंबर, AC is more dangerous comparison from DC because peak value, ठीक है, पढ़ेंगे अपन पीक वैल्यू कितनी होती है, एवरेज वैल्यू कितनी होती है एसी के लिए। पिको एसी इज मोर देन √2 times from RMS value of AC। इसमें लिखो DC इज लो
other comparison from AC। AC DC की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि AC का जो शिखर मान है, AC की जो पीक वैल्यू है वो ठीक है, क्योंकि जो AC का जो शिखर मान है वो इसके RMS वैल्यू से √2 टाइम्स क्या होता है, ज्यादा होता है। पढ़ा भी होगा आपने कि IRMS बराबर क्या रिलेशन होता है, I0 अपॉन √2, या ये क्या हो जाता है √2। I0 बराबर क्या होता है √2 IRMS। लेकिन जो DC होती है वो AC से कम खतरनाक होती है। ठीक है, 8वां पॉइंट हो गया, इसको लिखो। देखो इसमें लिखना हिंदी वाला लिखना ही बोल। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इसके वर्ग माध्य मूल मान से √2 गुना ज्यादा होता है, √2 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, डीसी में लिखो इधर, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होती है। अब देखो इसको कैसे समझें अपन, ज्यादा खतरनाक कैसे होती है। अब मान लीजिए इसमें क्या बताया मैंने कि जो इसका शिखर मान है, जो इसकी पीक वैल्यू है AC की, वो IRMS के √2 गुना ज्यादा होती है। मान लीजिए ऐसे है, ऐसे कोई 220 वोल्ट की करंट है, कितनी है 220 वोल्ट की जो करंट है, वो हमें I0 बराबर क्या होगा 220 इंटू √2 गुना, यानी कि I0 बराबर कितना आएगा 311 वोल्टेज। ठीक है, यदि कोई AC करंट है तो समझना ध्यान से कि अगर यदि कोई AC करंट है तो 220 वोल्टेज की करंट है, तो उसके जो हमें झटका महसूस होगा 220 के √2 टाइम्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और 220 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आता है 311 वोल्टेज आता है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है, जो AC करंट है, 220 वोल्टेज की अगर AC करंट है तो वो हमें 311 वोल्टेज का झटका देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो AC की जो शिखर वैल्यू होती है वो इसके RMS वैल्यू से √2 टाइम्स क्या होती है, ज्यादा होती है। तो लेकिन जो DC है उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, DC में क्या होता है 220 वोल्टेज की DC 220 वोल्ट का ही झटका देती है। ठीक है, आगे वो चीज समझ में कि AC खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि उसका पीक वैल्यू है उससे √2 टाइम्स क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए अगर 220 वोल्ट की है, मान लीजिए 130 वोल्ट की है, तो 1.414 से गुणा करेंगे तो क्या उससे √2 टाइम्स क्या होती है, ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन जो DC करंट होती है वो क्या होती है, उतना ही झटका देती है जितने वोल्टेज की वो करंट होती है। ठीक है बच्चों, तो आज 8 आपके जो कंपैरिजन है वो हो चुके हैं। कल जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो और जो कंपैरिजन बच रहे हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन इन सबको पढ़ने के बाद AC और जो DC करंट है उनमें आपको फर्क है वो साफ समझ में आ जाता है। ठीक है, हर एक चीज में सब। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।